नैतिकता ये आती कहाँ से है, कभी सोचा है? आज हम एक ऐसे जबरदस्त आइडिया की बात करेंगे जिसने इस सवाल का जवाब ही बदल दिया। बात यह है कि कैसे पुराने जमाने के विचारकों ने भगवान को साइड में रखकर इंसान के अंदर ही नैतिकता को ढूंढ निकाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सही क्या है और गलत क्या है? ये वो सवाल है ना जिसने हजारों सालों से पूरी इंसानियत को उलझाए रखा है। तो देखिए, आज से करीब 3000 साल पहले इसका जवाब ना बड़ा सीधा साधा लगता था। स्वर्ग, या जैसा कि उसे ठियन कहते थे, प्राचीन चीन में यही माना जाता था कि भाई एक ऊपर कोई शक्ति है, वही सारे नैतिक कानून, सारे नियम बनाती है। इसी को कहते थे टियानमिंग, यानी स्वर्ग का दिया हुआ आदेश। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर वो स्वर्ग चुप हो जाए, कोई जवाब ही ना दे? बस यही वो एक सवाल था, वो प्रॉब्लम थी जिसने एक पूरी की पूरी फिलॉसफिकल क्रांति को जन्म दे दिया। और यहीं से हमारी आज की कहानी की बुनियाद पड़ती है। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं, एक चुप भगवान का संकट। जरा सोचकर देखिए कि एक ऐसे देवता पर पूरी तरह से डिपेंड रहने के क्या भयंकर नतीजे हो सकते हैं, जो कभी कुछ बोलता ही नहीं। अब देखिए, स्वर्ग की इस चुप्पी का नतीजा क्या हुआ। एक बहुत ही अजीब सा सिस्टम बन गया जिसका पूरा मकसद था जिम्मेदारी से बचना। शांग राजवंश के टाइम की बात है। वहां पुजारी क्या करते थे, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए बताते थे कि देखो स्वर्ग ये चाहता है, लेकिन जब उनकी भविष्यवाणियां फेल हो जाती तो बेचारों की गर्दन कट जाती थी। तो इससे बचने के लिए उन्होंने एक जुगाड़ निकाला। वो कछुए के कवच को गर्म करके उसकी दरारों को पढ़कर देववाणी बताने लगे। सोचिए, एक पूरे के पूरे राज्य का भविष्य अब हड्डियों पर पड़ी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों पर टिका था। और इसका रिजल्ट मॉरल कोलैप्स, नैतिकता का पूरी तरह से पतन। इस पतन को दिखाने के लिए ना एक बड़ी जबरदस्त कहावत है, ज्यू ची राओ लिन। इसका मतलब है शराब की झील और गोश्त का जंगल। ये तस्वीर शांग राजवंश के उस दौर की है जब भोगविलास, ऐशो आराम अपनी हदें पार कर चुका था, और यही नैतिक सड़न आखिर में उनके खत्म होने की वजह बनी। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। तो चलिए दूसरे हिस्से में देखते हैं कि इस मुश्किल का हल कैसे निकला। जब नैतिकता का वो पुराना सोर्स, वो स्वर्ग, पूरी तरह से फेल हो गया, तब जाके विचारकों ने एक नई दिशा में सोचना शुरू किया। उस दौर में ना सैकड़ों अलग अलग विचारधाराएं थी, पूरा उथल-पुथल का माहौल था। और इसी बीच कन्फ्यूशियस स्कूल, जिसे युगा भी कहते हैं, एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी जवाब लेकर सामने आया। और यहीं पर आता है वो बड़ा वाला ट्विस्ट। देखिए, पुराना आइडिया क्या था कि नैतिकता ऊपर आसमान में बैठे किसी चुप भगवान का हुक्म है। पर नया, एकदम रेवोल्यूशनरी आइडिया ये था कि नैतिकता कोई बाहर से आने वाली चीज है ही नहीं, ये तो इंसान के अपने स्वभाव के अंदर ही मौजूद है। सोचिए कितना बड़ा बदलाव था ये। तो सवाल ये उठता है कि ये नई अंदरूनी मॉरल सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। चलिए तीसरे हिस्से में इसके बेसिक कंपोनेंट्स को समझते हैं, जिन्हें बाद में नव कन्फ्यूशनिज्म यानी सोंगनिहाक संगलेहाक ने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया। तो देखिए, नव कन्फ्यूशियवाद के हिसाब से इंसान के नेचर के दो हिस्से हैं। पहला है ली, यानी सिद्धांत। ये हमारी समझदारी, हमारी तर्क वाली साइड है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे अंदर का सॉफ्टवेयर है जो सब कुछ कायदे से चलाता है। और दूसरा है ची, यानी मटेरियल फोर्स। ये हमारी फिजिकल साइड है, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, ये हो गया हार्डवेयर। तो एक तरफ सॉफ्टवेयर है जो हमें इंसान बनाता है, और दूसरी तरफ हार्डवेयर है जो हमें जानवर भी बना सकता है। और ये जो हमारी समझदारी वाली साइड है ना, ली, ये 4 बड़े गुणों से मिलकर बनी है। पहला है इन, जिसका मतलब है दूसरों के लिए दया और करुणा। दूसरा है उई, यानी नेकी, जो हमें कुछ गलत करने पर शर्मिंदगी महसूस कराती है। तीसरा है ये, मतलब दूसरों के लिए आदर और शिष्टाचार। और चौथा जी, यानी वो समझ जो सही और गलत में फर्क कर सके। अब ये 4 गुण थोड़े एब्स्ट्रैक्ट है ना, तो इन्हें और प्रैक्टिकल बनाने के लिए 2 कॉन्सेप्ट्स में ढाला गया। पहला है अंतरात्मा, जिसे यांगशिम या ल्यांगशिन कहते हैं, और दूसरा है सद्गुण, यानी देउक। तो फिर पूर्व में नैतिकता यानी 2 देउक, दाऊदोक का मतलब क्या हुआ? ये 2 शब्दों से बना है, 2 यानी रास्ता और देउक यानी सद्गुण। मतलब ये वो रास्ता है जो हमें लगातार हमारे अंदर के सद्गुण की तरफ वापस ले जाता है, और इस सद्गुण की जड़ें हमारी अपनी अंतरात्मा में है।
पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो मॉरल कंपास है, ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं था, इसका मकसद तो बहुत बड़ा था। चौथे हिस्से में हम यही देखेंगे कि कैसे इसे एक पूरे समाज की, एक न्याय से भरे समाज की बुनियाद बनाने के बारे में सोचा गया था। ये जो सद्गुण का सिद्धांत है ना, इसे ऐसे समझिए जैसे शांत पानी में एक पत्थर फेंका हो, लहरें बनती है ना जो बाहर की तरफ फैलती जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही। सबसे पहली और छोटी लहर है ह्यो, यानी परिवार में माता पिता का सम्मान। फिर लहर थोड़ी और बड़ी होती है और समाज तक पहुंचती है, ये है ये, यानी शिष्टाचार। और सबसे बड़ी लहर पूरे राष्ट्र को घेर लेती है, ये है चुंग, यानी देश के प्रति वफादारी। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं थी, इसका एक जीता जागता शानदार उदाहरण है कोरिया की राजधानी सियोल का आर्किटेक्चर। शहर के जो 4 मेन गेट है ना, उनके नाम इन्हीं 4 गुणों पर रखे गए। पूरब का गेट है परोपकार के लिए, पश्चिम का नेकी के लिए, दक्षिण का शिष्टाचार के लिए और उत्तर का गेट है ज्ञान के लिए। मतलब फिलॉसफी को शहर की दीवारों में उतार दिया। तो अब आते हैं आखिरी और 5वें हिस्से पर। चलिए इस पूरी कहानी को इसके अंजाम तक ले चलते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी फिलॉसफी आज के ज़माने से कैसे जुड़ती है और आखिर इसका असली मकसद क्या था। बड़ी दिलचस्प बात है कि नव कन्फ्यूशवाद का जो कोर आइडिया है, वो हमें हजारों मील दूर एक वेस्टर्न फिलोसोफर इमैनुअल कांट की एक मशहूर लाइन की याद दिलाता है। उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर तारों से भरा आसमान और मेरे अंदर का नैतिक कानून। देखिए, दोनों में कितनी समानता है। दोनों ही कह रहे हैं कि नैतिकता का सोर्स बाहर नहीं, अंदर है। खुद कन्फ्यूशियस ने उस पुरानी सोच को एक बड़े ही जबरदस्त सवाल से खारिज कर दिया था। वो पूछते हैं, क्या स्वर्ग कभी बोलता है? देखो, बसंत आता है, गर्मी आती है, पतझड़ और फिर सर्दी, ये सब गुजर जाते हैं, पर क्या स्वर्ग कभी कुछ बोलता है? जवाब बिल्कुल साफ है। तो आखिर इस पूरी फिलॉसफी का गोल क्या है? ये मरने के बाद मिलने वाला कोई जन्नत या स्वर्ग नहीं है, नहीं। इसका लक्ष्य है मनमुल युगवोन, जिसका मतलब है इस दुनिया के सभी जीव जंतुओं को यहीं इसी पल अपनी मर्जी से जीने में मदद करना, मतलब इसी धरती पर स्वर्ग को उतार लाना। तो आखिर में ये पूरी चर्चा एक गहरे सवाल पर आकर रुक जाती है। क्या हर इंसान अपने ही दिल में चमकते एक तारे की रोशनी में चलता है? नैतिकता का असली सोर्स क्या है? कोई बाहरी ताकत या इंसान के अपने अंदर की आवाज?